हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करूंगा और उसके जितनी भी बेसिक है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिएगा बात को कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है पहले ही। लेक्चर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर पर जिसकी टाइप्स है मैट्रिक्स की और ऑर्डर मैट्रिक्स है वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया है। भले ही वो पुरानी बुक के लिए था लेकिन वो जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी सेम रहेंगे। क्लियर है? तो उस लेक्चर को पहले देख लें, उसके बाद इसी लेक्चर पे आइएगा। अब जो बात रह गई थी स्टूडेंट, क्योंकि जिसके उस वाले लेक्चर के अंदर मैंने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी वो पुरानी वाली बुक के हिसाब से जो भी था मैंने पढ़ा दिया था। अब जो ये नई बुक आई है स्टूडेंट उसके अंदर थोड़ी जो मैट्रिक्स की जो टाइप्स है वो थोड़ी ज्यादा है। तो जो टाइप्स रह गई जो मैंने नहीं पढ़ाई तो वो आज की इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सर शुरू करते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। और यहाँ हम इसको और एक और दूसरी चीज भी हम इसके साथ पढ़ते हैं, वो क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, क्योंकि सेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है स्टूडेंट। तो जब भी मैंने इसको साथ रखा है और बुक में भी क्या है साथ ही लिखे हुए हैं। तो समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। पहले ही समझा चुका हूं, एक और दफा मैं आपको समझा रहा हूं। क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहली बात। जो ए जो हम लोग रखेंगे ए मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? जिसका ऑर्डर सेम हो, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब ए का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और वो बराबर आ जाए किसके? ए के। तो याद रखिएगा ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जरा इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो जरा आपके सामने एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको बता चुका हूं पहले ही वाली वीडियो में, लेकिन टेंशन ना लें, अभी फिर बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना बहुत आसान है स्टूडेंट। यहां अगर इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो कितनी रोज है? एक रो ये आ गई, एक रो ये आ गई, दो रोज हैं और एक कॉलम दूसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2x2। इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है। क्लियर है? तो ऑर्डर का मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है? 2x2। अब जरा सुनिएगा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? जो रोज होती हैं उनको कॉलम कर देते हैं, बस सिंपल सी बात को याद रखना है। तो अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? तो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, तो देख लीजिएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो है। अब इस फर्स्ट रो को मैं कॉलम में करूंगा, तो कैसे करूंगा? ये 1/3 रो में लिखा हुआ है, इसको पलट के ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गया 1/3 क्या आ गया? 1/3 क्या आ गया? कॉलम में आ गया। अब अगर आप यहां गौर करें 3 और 2 ये क्या है? एक रो है। अब इसको भी क्या कर देंगे? कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2। अब मुझे ये बताएं कि अभी ये तो ए मैट्रिक्स था, अब इसका ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया क्या ये दोनों सेम नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब अब जो ए मैट्रिक्स होगा हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतनी सी कहानी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब जरा समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो ये भी कोई नई चीज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो जो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा इसमें भी क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कंडीशन क्या है कि हम इसको कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे? जब बोलेंगे जब हम ए मैट्रिक्स जो भी हमें दिया जाएगा अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ए के, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो भी, तो उसके नेगेटिव साइन के मल्टीप्लाई कराए तो जब के बराबर आए। तो क्लियर है? तो अब जरा इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि आपको पता है एग्जांपल के जरिए ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अब जरा सुन लीजिएगा, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। अभी बताया ट्रांसपोज फाइंड करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, हो गया ट्रांसपोज। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये पहली रो है। अब इसको हम क्या करेंगे? कॉलम में ले आएंगे। तो रो है कॉलम में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -4 ये आ गया 1। क्लियर? ये तो पहली रो को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में।
अब दूसरी रो है ना, दूसरी रो ये, तो अब इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 0 -3। और इसी तरीके से ये जो थर्ड रो है, अब इसको भी क्या करेंगे कॉलम में, तो अभी ये रो है इसको कॉलम में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 3 और ये आ जाएगा 0। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। रुक जाए मैंने देख लूं कोई गड़बड़ तो नहीं है। चले भाई सही है। अब ये हो गया ये ए मैट्रिक्स और ये आ गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर? अब मैं छोटा सा काम ज्यादा कर रहा हूं, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर से मैं माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं? माइनस साइन को। तो जब मैं इस मैट्रिक्स के अंदर से माइनस के साइन को कॉमन लेता हूं तो होगा क्या स्टूडेंट, जिसके साथ पहले इसके अंदर माइनस लिखा हुआ था वो हो जाएगा प्लस, और जिसके साथ पहले प्लस लिखा हुआ था उसका हो जाएगा माइनस साइन। बस तो देखें जीरो के साथ तो कोई साइन नहीं, तो जीरो तो जीरो ही रहेगा। ये प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 1 है हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा। प्लस का 3 है तो हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 1 है तो हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 3 है तो हो जाएगा प्लस का 3, और जीरो के साथ तो जीरो। ये अब अगर आप ये गौर फरमाएं, ये जो चीज है ये सिर्फ ये देखिएगा, ये किसके बराबर है? असल वाले के बराबर नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, अगर चेक कराऊं तो जीरो आ गया जीरो, -4 ये भी -4, 1 ये भी प्लस का 1 है, 4 0 -3 -1 3 0 बिल्कुल सेम है। तो अब आप गौर करें, तो जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो बराबर आया नेगेटिव ऑफ ए। ये पूरा मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था? ए, तो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब है इस ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरा सुन लें, जो मैंने यहां लिखे भी है और आप लोगों को नोट भी करने हैं। तो क्या लिखा हुआ है? इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements are 0। तो अगर आप गौर फरमाएं तो हमने पता लगा लिया कि जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी हमने जान लिया। अब जरा इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर आप डायगोनल पे गौर करें, क्या होता है ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं या डायगोनल एंट्रीज बोल सकते हैं। तो अगर आप देखें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0। तो क्या समझ में आया कि अगर कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ये बात आपको नोट कर ली। अब दूसरी बात जो किससे रिलेटेड है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो सर सुन लीजिएगा, एंट्रीज या आप बोल सकते हैं एलिमेंट, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने बताया था ये जो कहलाते हैं ये कहलाते मैट्रिक्स के क्या आते हैं? एलिमेंट, या तो आप इनको बोल सकते हैं एंट्रीज के लिए, दोनों नाम है इसके। तो बोल रहा है और एंट्रीज सारी की सारी जो मैट्रिक्स के एंट्रीज है वो अबव द मेन डायगोनल, जरा सुनिएगा, ये मेन डायगोनल है, इसके अबव कितने एलिमेंट है? 1 2 3। क्लियर? तो इसके अबव जो एंट्रीज है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, आर रिफ्लेक्टेड इनटू इक्वल एंट्रीज। बोल रहा है इसके रिफ्लेक्ट होती है, वो क्या होती है? इसके रिफ्लेक्ट होती है बिलो द डायगोनल। ये क्या है? मेन डायगोनल इसके बिलो रिफ्लेक्ट करती है। इसकी बात को जरा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, सुनिएगा जरा। बोल रहा है ये मेन डायगोनल है, बोल दिया, इसके अबव जो एंट्रीज है वो भी नजर आ गई, -4 1 -3। बोल ये रहा स्टूडेंट कि जो इसके बिलो द बिलो द मेन डायगोनल जो एंट्रीज नजर आ रही है वो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज होगी। तो जरा सुनिएगा, -4 है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? +4। ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -1। -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। तो बिल्कुल सही बात है, भले ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी गौर करेंगे तो यही चीज आपको नजर आएगी। क्लियर? तो ये तो हो गई मेन पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, और इन दोनों की कहानी होती है अब खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आ चुका है अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो जरा ये क्या होता है इस बात को भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स सब में कॉमन चीजें आ रही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? जब बोलेंगे अगर ए का जब हम स्क्वायर ले, कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका हम स्क्वायर ले और वो बराबर आ जाए किसके? ए के, तो इसका मतलब वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। बस इतनी सी बात है। अब जरा इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जानना है कि क्या ये ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है क्या ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देखेंगे। अगर स्क्वायर करने के बाद अगर हमें वापस ए ही मिल जाता है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और यहां पर वो चीज आपके सामने आ रही है। तो टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 2.2 के अंदर, बुक ने मेंशन भी किया हुआ है। तो जरा सुन लीजिएगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, क्योंकि आपको पता होगा दोनों बेसिस सेम है। जब बेस सेम होती है तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो पावर ऐड कर देते हैं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू ए। तो मैंने भी लिखा ए इंटू ए, तो दोनों तरफ ए आ गया। अब सिंपल क्या करेंगे? दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो जरा सुन लीजिएगा। रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। क्लियर? तो रो क्या है इसके अंदर? रो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो सुनिएगा जरा, पहले वाले की रो से दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो को फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से पहला रो हमारी कंप्लीट होगी, फिर इसी तरीके से दूसरी, उसके बाद तीसरी करके बता रहा हूं, जल्दी से देख लीजिएगा। देखिए अभी इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो सुन लीजिएगा। 2 2 तक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 तक क्या हो जाएगा? 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, 4 1 तक क्या हो जाएगा? 4, फिर 2 2 तक प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 2 2 तक हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 तक हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 4 तक क्या हो जाएगा? 16। उसके बाद सॉरी एक गलती कर दी मैंने। आप लोग भी ये बोल लोगे सर आपने तो गलती कर दी है, तो स्टूडेंट सही है, आप लोग सच बोल रहे हैं, एक गलती मुझसे भी हो गई। रो को मल्टीप्लाई करना था कॉलम से। सुनिएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4 हो गया, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, 2 3 क्या होगा? 6 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 क्या हो जाएगा? 8, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, 2 4 क्या होगा? 8, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, 4 2 क्या होगा? 8, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 3 4 क्या होगा? 12। क्लियर? अब जरा इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, 2 1 हो जाएगा 2, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, 3 1 क्या होगा? 3, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, 3 1 क्या होगा? 4 1 क्या होगा? 4। उसके बाद थोड़ा गैप कम देता हूं, -3 आ गया प्लस का 4। उसके बाद क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 2 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो ये 4 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 4 1 क्या होगा? 4, फिर उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, 4 3 क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 सही है 1 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद रुक गया 1 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 2 1 क्या हो जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। उसके बाद -3 प्लस माइनस प्लस क्या होगा? -3 1 क्या होगा? 3। हाँ आगे सुनिए जरा, बड़ी गर्मी हो गई आज। चले भाई, अब क्या होगा?
प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 2, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 2 जा क्या होगा 6। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 1 जा क्या होगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 2 जा क्या होगा 8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 जा क्या होगा 9। क्लियर। अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करें तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर किसी को ये बात मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रही है, टेंशन की कोई बात नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 2.2 में, तो टेंशन किसी को भी नहीं लेनी है। तो देखिएगा जरा, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, माइनस का 4, देखें 8 में से 4, 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे 2, तो उसके बाद माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। उसके बाद देखें माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, और माइनस का 16 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। उसी तरीके से 4 में से 3 गए, 1 बचा, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब जरा गौर फरमाएं, 9 में से 8 गए, कितने बचा 1, प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 3, और इसी तरीके से प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस का 4, तो ये आ गया प्लस का 4। उसके बाद प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4, 4 में से 3 गए, प्लस का 1 बचेगा। इसके बाद माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, सिर्फ बचेगा माइनस का 2। और यहां गौर फरमाएं तो 9 में से 8 गए, 1 बचा, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना होता है माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब अगर आप यहां स्टूडेंट्स गौर फरमाएं, मैंने जानबूझ की वीडियो लंबी करी, मैं चाहता तो आपको ये नहीं बताता मल्टीप्लिकेशन, तो ये वीडियो ऑलरेडी छोटी हो जाती है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत हिंट आप लोगों को दे दी जाए। अब आगे मैं मल्टीप्लाई करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्लियर है, क्योंकि आपको पता है देखें कितना बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए मैं खुद ही करके ये आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एग्जांपल में आपको समझा दिया ना, इंशाल्लाह समझ में आ गई। तो अब हर बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा मैं, क्लियर, वो सवालों में हम लोग खुद करेंगे, क्लियर। तो इस बात को समझाने के लिए अब जरा गौर फरमा लें, इसके मुताबिक कि अगर ये जो A है वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका A स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर आएगा A के, तो हमने इसका A स्क्वायर फाइंड करा, ये आया। अब इसको और इसको मैच करें, क्या ये दोनों सेम है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये जो A मैट्रिक्स है वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं थी, समझ ही जाते बात को आप लोग, तो क्लियर है। यहां जाके इसका किस्सा भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आ चुका है निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इस वाले मैट्रिक्स को भी समझते हैं। तो लिखा हुआ है अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट, इस तरह के कि a की पावर p बराबर आ जाए 0 के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, जो यहां जो p होगा वो कोई ना कोई जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और वो सही है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा p, द स्मॉलेस्ट p, जो पावर जो आपके सामने p जो आ रहा है वो अगर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसकी p की, तो याद रखना इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे, या तो हम उसको डिग्री बोलेंगे, किसकी, निलपोटेंट मैट्रिक्स की हम उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्लियर। अगर ये बात इस तरीके से समझ में नहीं आई तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, जैसा मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, अब ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई पावर रखते हैं p। अब p की जो वैल्यू रख रहा हूं मैं, रख रहा हूं 2, क्या रख रहा हूं 2 रख रहा हूं, तो यहां पर आ गई 2 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या है a इंटू ए, तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर a की पावर p बराबर आ जाए 0 के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब जरा सुनिएगा, इसने एक और बात बोली थी डिग्री की, तो जरा गौर फरमाइएगा, a स्क्वायर बराबर आया 0 के, इसका मतलब a क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और उसकी डिग्री क्या है, सॉरी, और उसकी हम लोग बोल सकते हैं इंडेक्स या डिग्री, तो इंडेक्स क्या है 2 है। तो ये हो गई कहानी निलपोटेंट मैट्रिक्स की। अब जरा समझते हो स्टूडेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को, समझते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है। तो याद रखिएगा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
a square matrix A is said to be involutory matrix if अगर a स्क्वायर अगर हम लें वो बराबर आ जाए किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। याद है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1। जैसा कि अगर आप यहां देखें तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया हुआ है उसके जो मेन डायगोनल उसके ऊपर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 1 1 और बाकी सब क्या है, 0। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके मुताबिक जब हम एक समझाता हूं, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है मान लिया। अब हम जब इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, अगर वो ए स्क्वायर हम निकालें तो वो बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो उस वक्त जो उस मैट्रिक्स का जो नाम होगा ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें असल में मिल गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर हमें 1 के बराबर मिल गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई के। तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया था वो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन सब की कहानी उसमें लगभग क्या है, सेम। क्योंकि यहां भी अगर देखें ए स्क्वायर कोई भी पावर ए की पावर पी बराबर आ जाए किसके, 0 के, तो वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर बराबर आ जाए किसके, आई के, तो वो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। और अगर ए स्क्वायर बराबर आ जाए ए के तो वो होगा एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कितने सिमिलर है लोग, है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर मैट्रिक्स की। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब समझ लें पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है, तो जरा समझ लीजिएगा। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर के प्लस 1 बराबर आ जाए ए के, तो उस वक्त हम जो मैट्रिक्स ए होगा वो कहलाएगा एक पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो इस बात को भी एग्जांपल से समझेंगे। तो और याद रखिएगा जो यहाँ के है उसके बारे में जरा एक मेन बात यहाँ बोली गई, तो सुन लीजिएगा। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखेंगे और के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, शायद 1 पे भी प्रूव हो जाए। 1 पे नहीं हुआ तो हम 2 रखेंगे, 2 पे प्रूव नहीं हुआ तो 3 रखेंगे। के की वैल्यू हम रख सकते हैं, क्लियर है। और जहां पर जो के की वैल्यू हम रखने के बाद जो ये प्रूव हो जाता है, ए के बराबर आ जाता है, तो वो जो के हम जो वैल्यू रखेंगे तो वो कहलाएगा उसका पीरियड। क्लियर, इस बात को समझते हैं। तो अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस क्या करेंगे, सबसे पहले के की वैल्यू 1 रखते हैं। इस ए की पावर के प्लस 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए की पावर के इंटू ए। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों, क्योंकि बेसिस सेम, जब बेस सेम होती है तो उसको एक दफा लिखते हैं और लगा देते हैं के प्लस का 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1, तो पावर ऐड हो जाएगी तो के प्लस का 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, इंशाल्लाह आती है। अब सुनिएगा बात को, मैंने के की वैल्यू 1 रखी। जब के की वैल्यू 1 रखी तो a1 ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, ए स्क्वायर को करूंगा। तो ए स्क्वायर को फाइंड करा तो मुझे ये मिला, तो ये और ये क्या है, सेम तो नहीं है। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये करूंगा कि इस ए स्क्वायर को वापस किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा वापस किससे, ए से। तो अब जरा सुनिएगा, ये जो अब 2 मिलेगा ये अब के की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, के की वैल्यू। देखिए जरा, ए की पावर के प्लस 1 को हम कैसे लिखते हैं, ए की पावर के इंटू ए। अब जरा सुनिएगा, इस ए वाले के ऊपर जो 2 लिखा हुआ वो असल में किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू, और ये ए अपनी जगह पर है। क्लियर है। तो अब क्या करूंगा, वापस इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने ऐसा किया तो मुझे वापस ये और ये क्या मिल गया, सेम मिल गया, वापस ए मैट्रिक्स मुझे मिल गया। तो इसके मुताबिक कि अगर ए की पावर के प्लस 1 बराबर आ जाए ए के, तो वो जो ए जो मैट्रिक्स होगा उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। फिर सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को माना। अब मैंने क्या किया,
इसका ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकालने के बाद मैंने क्या देखा, सेम नहीं है, तो इस ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे वही वाला मैट्रिक्स ए मिल गया। तो इसका मतलब जो ये ए था वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। क्लियर? इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो चुकी है। और अब जरा गौर फरमाइए, जो 2 है असल में वो तो के की वैल्यू थी, ठीक है नी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल के की वैल्यू है, तो याद रखिए ये बात क्या बोला कहते हैं, वेयर के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ए। ये जो के की वैल्यू है असल में क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो जो ए है इसका पीरियड क्या होगा, तो जरा सुनिएगा, ए क्यू बराबर आ गया ए के, तो सो ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2, जिसका पीरियड क्या है, 2 है। ये बहुत मेन बात थी। अब जरा खुलासा करें इस बात का। 4 चीजें हमने पढ़ी जो सिमिलर थी एक दूसरे से। वो क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसमें कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर बराबर आता है ए के। दूसरा आता है निलपोटेंट जिसमें ए की पावर पी बराबर आती है 0 के। तीसरी आती है इनवॉल्यूटरी जिसमें ए स्क्वायर बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और चौथा भी हमने पढ़ा पीरियोडिक, तो उसमें क्या होता है, ए की पावर k + 1 बराबर आता है ए के। तो इंशाल्लाह सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आखिरी का हैमिल्टन मैट्रिक्स एक गया है, तो उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर दूंगा। सो यहां सुनने आ चुका है हैमिल्टन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स। तो जरा इसको समझते हैं। लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर, और ये जहां सी दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें एक लाइन दिख रही है, ये होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो जो मैट्रिक्स होने वाला है वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सेट होगा। इज हैमिल्टन मैट्रिक्स होगा, कब होगा, इफ जब हम ए जो मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट फाइंड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आ जाए उस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। तो उसका मतलब वो जो ए मैट्रिक्स होगा वो एक हैमिल्टन मैट्रिक्स होगा अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। और इसी तरीके से स्क्यू आ जाता है। स्क्यू में सिर्फ एक फर्क आता है, नेगेटिव ए आएगा बस। तो ये आपको कंडीशन नजर आ गई कि आप ए का कंजुगेट लें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के। तो उसका मतलब जो ए होगा, जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन किया होगा, वो एक स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स होगा। क्लियर? बहुत आसान सी बात थी, आपको मैंने बता दी। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लस ए आ रहा था, उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस ए आ रहा था, बस यही फर्क है। क्लियर? इंशाल्लाह बात आपको समझ में आ गई। और इस बात को भी नोट कर लें कि अगर हम ए का कंजुगेट फाइंड करें उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो बराबर होता है कि हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करें उसके बाद उसका कंजुगेट फाइंड करें। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी फॉलो करें क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्लियर? अब देखिए मैंने आपके लिए एग्जांपल ली है। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और अगर आप देखें इस ए मैट्रिक्स के अंदर हमें आयोटा नजर आ रहा होगा। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है? इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। और यहां पर एक रियल नंबर भी आपको नजर आ रहे हैं और इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये सेट ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब हमने यहां पर सी का इस्तेमाल किया है। क्लियर? चले भाई, अब सिंपल अब आपको देखें तो मैंने मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपके सामने ज्यादा वाज़ेह करके दिखाया है। जो यहां मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स है, अगर आप गौर फरमाएं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जैसे कि 1, 5, 8, 4, ये क्या है, रियल नंबर्स है। तो ये पॉइंट नोट करने का, और यहां पे मैंने लिख भी दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप देखें अबव देखें और बिलो देखें तो यहां आयोटा ही आयोटा नजर आ रहा है। अब हमें क्या कर रहा है, इस कंडीशन को, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि हैमिल्टन मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हमें चीज को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस ए मैट्रिक्स का कंजुगेट लिखते हैं। क्या होगा, तो सिर्फ कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है कंजुगेट के अंदर। वो हम पढ़ के आ चुके हैं, तो 2 मिनट में कर देंगे। 1 तो 1 ही रहेगा, ये आयोटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। माइनस का 2 आयोटा है तो प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 9 आयोटा, प्लस का आयोटा 5,
माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, उसके बाद क्या है माइनस का 5 आयोटा, सॉरी प्लस का 5 आयोटा, उसके बाद 8, उसके बाद आयोटा, उसके बाद 9 आयोटा, उसके बाद 2 आयोटा, उसके बाद माइनस आयोटा, उसके बाद आ गया 4। क्लियर है स्टूडेंट? ये बात आपको इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ कंजुगेट फाइंड किया। कंजुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो यहां आयोटा जिसके साथ है वो सब इमेजिनरी पार्ट है, सही है। तो इमेजिनरी पार्ट ये आ गया -2, ये 9, ये 2, सारे क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो उनके जो साइन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं बस। तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो माइनस, ऐसा करके हमने कंजुगेट फाइंड कर लिया। ये काम हुआ। और दूसरा क्या बोल रहा है, जब आप कंजुगेट फाइंड कर लें उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें। तो आए अब इस मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है, अब हम जरा इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। बस इतना सा काम, पहली रो इसको कॉलम में कर देंगे। तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा 1 माइनस आयोटा प्लस का 2 आयोटा और आ गया माइनस का 9 आयोटा। ये मैंने पहली रो को कन्वर्ट कर दिया पहले कॉलम में। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देंगे। तो यहां गौर रमाइएगा, ये आ गया आयोटा, उसके बाद आ गया 5, उसके बाद आ गया माइनस का 5 आयोटा, उसके बाद आ गया, रुक जाओ यहां, सही है सही है, उसके बाद आ गया माइनस का 2 आयोटा। अब थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, उसके बाद 8, उसके बाद आयोटा। इसी तरीके से चौथी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 9 आयोटा 2 आयोटा, उसके बाद माइनस का आयोटा और उसके बाद आ गया 4। अब अगर आप इसको गौर करें, इसको और फर्स्ट वाले को, अगर ये सेम नजर आ रहा है आपको, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये तो पूरी चीज किसके बराबर है, ये तो ए के बराबर है। तो जरा गौर फरमाए, हमने ए का कंजुगेट फाइंड किया और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, तो असल में वो तो ए के बराबर आ गया। इसका मतलब जो ये ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो एक हैमिल्टन मैट्रिक्स है। यहां जाके हमने इसको प्रूव कर दिया, सेकंड वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह समझ में आ चुका है। अब मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जरा। अब आप इसमें गौर करें तो यहां देखें, ऊपर वाले पर अबव द मेन डायगोनल देखें और बिलो द मेन डायगोनल देखें। तो ये जो है आयोटा, इसकी मिरर इमेज है, या आप इसको बोलते हैं आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। जो अबव द मेन डायगोनल है उन सबके कंजुगेट कहां मौजूद है, बिलो द मेन डायगोनल। आप जरा गौर फरमाएं, या आप इसको मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। आयोटा का कंजुगेट क्या है, माइनस आयोटा। -2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, +2 आयोटा। 9 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, -9 आयोटा। माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आयोटा। क्लियर। और इसी तरीके से 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, -5 आयोटा, +2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, -2 आयोटा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, सारे के सारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो जरा गौर फरमा लें नोट करने वाले पॉइंट पर, इन हैमिल्टन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल आर रियल नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स, जो सारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट हो गया। अगर आपसे पूछूं माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आप बोलेंगे आयोटा। अगर मैं पूछूंगा आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आप बोलेंगे सर माइनस आयोटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट है। सिमेट्रिक एलिमेंट्स आपस में क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट। मत भूलिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है ना, जो ये सिमेट्रिक होने का, जो कंजुगेट होने का जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो आपके सवालात है बुक के अंदर 2.1 एक्सरसाइज के अंदर, आखिरी जो क्वेश्चन है वो इसी से है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, जो यहां पर जो एलिमेंट्स है सिमेट्रिक, वो आपस में क्या है, आपस में कंजुगेट है एक दूसरे के। तो उस वक्त मैं आपको याद दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा इस बारे में
सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया स्टूडेंट, क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करवाऊंगा। तो ये आज का जो लेक्चर है वो बेसिक ही रहने दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि सिर्फ 2 लेक्चर बनाऊं एक्सरसाइज 2.1 पे और कंप्लीट कर दूं। तो आज की वीडियो स्टूडेंट यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।